Very good afternoon to you, Devans. Very good afternoon to everyone. Good afternoon to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good afternoon. Purnima, very good afternoon to you. Mohini, very good afternoon to you as well. Very good afternoon to everyone. Asu, very good afternoon to you. Very good afternoon to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good afternoon. आशुतोष जी प्रसन्न रहे मेरे भाई, स्वस्थ रहें आप. सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून. Radha, very good afternoon to you as well. Afrin, very good afternoon to you. Nancy, very good afternoon to you as well. Very good afternoon to all the persons, those who are connecting here. आप सभी को नमस्कार. एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में कि सेशन जो है वो लाइव है, ताकि सभी स्टूडेंट जो सेशन का हिस्सा होते हैं दे कैन बी हियर. गिरिराज सालनी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द पर्संस. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड आफ्टरनून कर दिया है. चलिए ठीक है, दैट्स वेरी गुड. नैन्सी, प्रशांत, तनीसा, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टेड. विधि, स्नेहा, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन बेटा. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड आफ्टरनून. कंचन, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल. वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड आफ्टरनून. हम इंतजार कर रहे हैं अगले 1 से 2 मिनट का, और जैसे ही हमारे सभी स्टूडेंट हमारे साथ सेशन का हिस्सा होते हैं, हम सेशन की शुरुआत करेंगे. इन द प्रीवियस सेशन वी हैड डिस्कशंस अबाउट द पोस्ट मॉडर्न पीरियड. तो हमने पिछले सेशन में जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड है, तो उस पोस्ट मॉडर्न पीरियड पर चर्चा की थी. और पोस्ट मॉडर्न पीरियड के कंटेक्स्ट में मैंने आपसे कहा था, क्षमा भाई, गुड आफ्टरनून टू यू, कि इसे हम 2 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं. वन इन द फॉर्म ऑफ द लोकल डायनेस्टीज, एक जो लोकल डायनेस्टीज हैं इनके फॉर्म में, और दूसरा जो हम इसे डिस्कस कर सकते हैं तो वो है फॉरेन इन्वेजन्स. और फॉरेन इन्वेजन्स के कंटेक्स्ट में अगर कोई आपसे पूछता है, चूंकि मैं आपको अभी हिस्ट्री ऑलरेडी लेकर चल रहा हूं, और इंडियन हिस्ट्री में मैं आपको 2 प्रकार के इन्वेजन्स जो हैं एंशिएंट इंडिया में वो पढ़ाऊंगा. एंशिएंट इंडिया, तो एंशिएंट इंडिया में 2 प्रकार के इन्वेजन्स पढ़ाने वाला हूं. एक इन्वेजन आपका रहेगा प्री मॉडर्न इन्वेजन, which means the invasion which occurs before the modern empire. तो जो मॉडर्न एम्पायर के पहले या मॉडर्न पीरियड के पहले जो इन्वेजन्स रहे हैं, तो हम उसे डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ द पर्सियन इन्वेजन. एक आपका पर्सियन इन्वेजन रहा है 518 बीसी में, और दूसरा आपका मैसिडोनियन इन्वेजन, जिसे हम ग्रीस इन्वेजन के नाम से भी कंसीडर करते हैं, या अलेक्जेंडर इन्वेजन के नाम से भी कंसीडर करते हैं. इट वाज इन द ईयर ऑफ 326 बीसी. What we have to understand, Shama, Kanchan, Sneha, Ritik, Devans, Giraj, and rest of the individuals, those who are connecting, that these both associations were not having any association with the Madhya Pradesh. These were limited up to either western part, or they were limited up to either the northern part. Am I very clear to all the person with the very same? Jyoti, very good afternoon to you as well, beta. तो इन इन्वेजन्स का, इन विदेशी आक्रमणों का मध्य प्रदेश के साथ कोई लेना देना नहीं है बेटा. क्यों कोई लेना देना नहीं है? क्योंकि ये कहां लिमिट अप हो जाते हैं, या तो ये नॉर्थ, अधिकांशतः नॉर्थ वेस्टर्न वाले रीजन में लिमिट अप हो जाता है. इंडियन हिस्ट्री में अभी हम पढ़ेंगे. अब जब हम दूसरा पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन्स की बात करते हैं बेटा, कि ये पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन्स कैसे रहे हैं, तो पोस्ट मॉडर्न इन्वेजन्स में हमें ये समझना है कि ये इन्वेजन्स सबसे पहले इंडो ग्रीक में रहे हैं. ठीक है, मतलब इंडो ग्रीक आए भारत सबसे पहले. सालनी सी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. उसके बाद जाकर बेटा फिर यहाँ सकाज आए हैं, फिर यहाँ पर हमारे पार्थियंस जो है वह आए हैं, और उसके बाद जाकर कुशांस जो है वह भारत आए हैं. चूंकि हमने कल की सेशन में, ऋतिक, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू बेटा. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टेड. कल की सेशन में हमने इंडो ग्रीक्स को डिस्कस किया था, और इंडो ग्रीक्स के कंटेक्स्ट में डेमेट्रियस के बारे में मैंने आपको बताया था कि डेमेट्रियस फर्स्ट, ये जो है ये सबसे पहला ऐसा ग्रीक है जिसने क्या किया, बोले भारत में पेनिट्रेट करने का प्रयास किया है, या पंजाब वाले रीजन में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, सेटअप किया है.
और इसका जो सामना होता है या ये किसका कंटेम्प्ररी रहा है, तो मगध वाले रीजन में बेटा इस पर्टिकुलर समय में पुष्यमित्र शुंग जो है वह शासन कर रहे थे और इन्होंने इसके अटैक को क्या कर दिया था, रिपल्स कर दिया था। ये अभी हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने वाले। डेमेट्रियस फर्स्ट का सक्सेशन जो है वह डेमेट्रियस सेकंड के माध्यम से हुआ। किसके माध्यम से हुआ? डेमेट्रियस सेकंड के माध्यम से। ये किधर वाले रीजन में आने का प्रयास करता है, तो ये आपके जो गुजरात वाले रीजन पर, बेसिकली सिंध वाले रीजन पर क्या करने का प्रयास कर रहा है? बोले सर आपके इंस्टीड ऑफ पंजाब या इंस्टीड ऑफ नॉर्थ, ये कहां से आ रहा है? बोले सर ये साउथ में आ रहा है, लेकिन साउथ में कौन से वाले? बोले सर वो गुजरात वाले रीजन से एंटर करने का प्रयास करता है। उसके बाद जाकर इसमें हमने मोस्ट पॉपुलर या जो मोस्ट पावरफुल है, आप चाहे मोस्ट पॉपुलर कह लीजिए या मोस्ट पावरफुल कह लीजिए, वह कौन रहा है इंडो ग्रीक्स में? तो कल हमने डिस्कस किया था बेटा मिनेंडर के बारे में, कि मिनेंडर को क्या कंसीडर किया जाता है। तो बोले सर मिनेंडर को भारतीय इतिहास जो है वह मिलिंद के नाम से कंसीडर करता है, और यह बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करता है। और इसके और नागसेन के जो डिस्कशन है वह एक बुक में रिकॉर्ड है, जिस बुक को हम मिलिंद पानो के नाम से कंसीडर करते हैं। दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड बाय यस्टरडे। आई होप यू गाइस आर हैविंग वेरी क्लियर कट आइडिया। अब बोले सर एक बात बताइए, हम मध्य प्रदेश हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ना तो डेमेट्रियस फर्स्ट का कोई लेना देना है मध्य प्रदेश से, अंशिका जी वही ग्राफ फॉर यू, ना ही डेमेट्रियस सेकंड का कोई लेना देना है मध्य प्रदेश से, फिर हम पढ़ क्यों रहे? क्या मीनेंडर ऐसा एक व्यक्ति है जिसका मध्य प्रदेश के साथ कोई एसोसिएशन रहा है? बिल्कुल सर, हमने कल डिस्कस किया हुआ था कि ये मिलिंद जो है या मीनेंडर जो है यह भारत पर आक्रमण कर रहा है, और इसके कॉइन्स जो हैं, तो हमें इसके कॉइन्स मिले हैं, कहां से मिले हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए। आई एम लुकिंग आफ्टर द आंसर फ्रॉम यू पीपल ओनली। The coins of the Milind had been discovered from which region? Exactly, they had been discovered from the Balaghat region. ये बालाघाट वाले रीजन से मिले हैं। तो इसके कॉइन्स जब बालाघाट वाले रीजन से मिले तो हमें क्या समझ आ रहा है? तो हमें समझ आ रहा है कि हाँ भाई ये मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आया होगा। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? और फिर इसी में मैंने आपसे ये हमारी डेमेट्रियस फर्स्ट मार्किंग कर लीजिए, डेमेट्रियस सेकंड मिलिंद जिसे हम मिनेंडर कंसीडर कर रहे हैं। इन दी सब्सिक्वेंट पीरियड ऑफ टाइम हमें कौन नजर आता है? बोले सर एक एंटियल सीडस जो है, तो एंटियल सीडस करके एक राजा जो है वो नजर आता है। और एंटियल सीडस के समय पर यहाँ बेस नगर वाले रीजन से, विदिशा वाले रीजन से एक व्यक्ति शासन कर रहा था, जिसे हम भागभद्र के नाम से कंसीडर करते हैं। उम्मीद है आपको याद होगा कि हाँ सर कल आपने ऐसा डिस्कस किया था। ये भागभद्र किस डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है? बोले सर ये पुष्यमित्र शुंग जो है, मतलब कि बेसिकली क्या है, आप कह सकते हैं कि सक्सेसर्स में रहा है, तो शुंग डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड है। तो क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि भागभद्र जो है नाइन्थ रूलर फ्रॉम द सुंग डायनेस्टी और एंटियल सीडस फ्रॉम द इंडो ग्रीक्स ट्राइड टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस? क्या इन्होंने आपस में फ्रेंडली रिलेशंस जो है वह मेंटेन करने का प्रयास किया है? बिल्कुल सर, हम कंक्लूड कर सकते हैं। किस आधार पर हम कंक्लूड कर सकते हैं? बोले सर हम कंक्लूड कर सकते हैं एक एम्बेसडर एंटियल सीडस की दरबार से, एंटियल सीडस के कोर्ट से एक जो एम्बेसडर है जिसे हम हेलियोडोरस के नाम से कंसीडर करते हैं, तो ये हेलियोडोरस कहां आया है? बोले सर इन द कोर्ट ऑफ भागभद्र। और यहां आकर एक नए कल्ट की शुरुआत हुई है। कौन से कल्ट की शुरुआत? बोले सर वासुदेव कल्ट जो है, क्योंकि ये इंडियन कल्ट जो है, इंडियन ट्रेडिशंस जो है, इंडियन रिलीजन जो है, फिलॉसफी जो है उससे प्रभावित हुआ और एक वासुदेव कल्ट की शुरुआत हुई। और इस कल्ट की शुरुआत हम कहां से कंसीडर करते हैं? हमारे पास क्या ट्रेसेस हैं? तो बोले सर इन दी ऑनर ऑफ, इसने किन के सम्मान में? बोले वासुदेव जी के सम्मान में। क्या बनवाया? बोले सर वासुदेव जी के सम्मान में गरुण पिलर बनवाया था। दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड बाय यस्टरडे। और इसी गरुण पिलर को हम क्या कंसीडर करते हैं? तो बोले सर इसी को हम खंभ बाबा पिलर जो है, तो खंभ बाबा पिलर के नाम से भी कंसीडर करते हैं। और इसी को क्या कंसीडर किया जाता है? बोले सर इसी को हेलियोडोरस पिलर जो है, वह हेलियोडोरस पिलर कंसीडर किया जाता है। कहां लोकेशन है? बोले बेस नगर विदिशा में इसकी लोकेशन है। उम्मीद है ये सभी तथ्य आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट है। दैट्स व्हाट वी हैड डिस्कस्ड बाय यस्टरडे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या ये सारी चीजें क्लियर हैं? अब आपको मुझे बताने जाना है विधि जी, लक्ष्मी जी, शालिनी जी, गिरनाथ जी, आशुतोष जी,
देवांश जी, प्रशांत जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, कि अगर हम इस डायनेस्टी के एक और राजा, आखिरी राजा पर चर्चा करें, राधा जी, तो वो है लास्ट रूलर जो है, वो लास्ट रूलर कौन है बेटा? I'm looking after the answer from the last ruler of the Indo-Greeks, from you people only. बोले सर हर्मियस जो है या हिप्पोस्ट्रेटस जो है, इसे क्या कंसीडर किया जाता है? बोले सर हिप्पोस्ट्रेटस और हर्मियस जो है, इसे आखिरी रूलर जो है यह कंसीडर किया जाता है. So am I very clear to all the persons, those who are connecting in context of this beta? क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को इंडो ग्रीक्स के साथ पूरी तरह से क्लियर हूं? तो आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को निश्चित तौर पर संस्था के बारे में बता सकते हैं, और आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस से कह सकते हैं कि हमें रीच आउट किया जा सकता है. टिल सिलेक्शन उन्हें एक पेमेंट करना होगा, लेकिन उसके बाद हम फर्दर किसी भी दूसरे पेमेंट की उनसे कोई चर्चा नहीं करेंगे और कोई दूसरा पेमेंट नहीं लिया जाता है. आप इसके लिए हमारे पास जो बैचेस अवेलेबल हैं, इन बैचेस की इंफॉर्मेशन, संकल्प बैच, ये हमने प्रीलिम्स टारगेट करके एक बैच रिलीज किया हुआ है. जो भी हमारी फीस है, उस फीस में हमारे पास राफल कोड्स अवेलेबल हैं 10% के लिए, KD496 और SAK431. इन राफल कोड्स में किसी भी राफल कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है 10% डिस्काउंट के लिए. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास अगर कोई फाउंडेशन बैचेस पर, ये हमारी क्लासेस की टाइमिंग्स हैं जो अभी ऑन गोइंग हमारे बैचेस अभी चल रहे हैं. इसके बाद जाकर एक फाउंडेशन बैच हमारे पास जो है, ये एक ऐसा फाउंडेशन बैच है जिसकी वैलिडिटी जो है वो 3 साल के लिए है. रश्मि जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू. 25,000 रुपए फीस है और 10% डिस्काउंट के बाद 22,500 रुपए में ये बैच अवेलेबल है. लेकिन 3 साल में हम ऑलमोस्ट आपको उस स्टेज पर खड़ा कर देंगे जिस स्टेज पर जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप बेहद सुखद जो है, बेहद सेटिस्फाइड जो है वह महसूस करेंगे कि हाँ, हमने एक अच्छी संस्था को एक अच्छे मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े हैं, एक अच्छी संस्था के साथ आगे बढ़े हैं. तो निश्चित तौर पर आप अपने नियर वंस, डियर वंस, लव्ड वंस को ही बता सकते हैं. हमारे जो फीचर्स हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं. एप्लीकेशन को कुछ इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है. एंड्रॉइड्स पर ये अवेलेबल है. दूसरा, अगर कोई iOS या पीसी पर लॉगिन कर रहा है तो iOS और पीसी पर लॉगिन करने के लिए, जैसे किसी के पास iOS है तो वह क्या कर सकता है, वह क्लास प्लस का एप्लीकेशन जो है वह डाउनलोड कर सकता है. तो क्लास प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद संस्था का जो ORG कोड है, ऑर्गेनाइजेशन कोड जो है UBMNH, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके बाद अपना जो क्रेडेंशियल्स है उनका इस्तेमाल कर वह लॉग इन कर सकते हैं. लाइकवाइज वो है पीसी पर भी इसी प्रोसेस के साथ क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकते हैं. तो आप ही बता सकते हैं. इसके बाद वो हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा होगा और वहां हमारे सभी टीचर्स जो हैं अवेलेबल हैं, आप सभी जो हैं वह अवेलेबल हैं, और हम 24/7 हमेशा अवेलेबल रहते हैं हमारे छात्रों के लिए. सो हेडिंग टू द नेक्स्ट, हमें इंडो ग्रीक्स जो है वह कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम सकास की ओर बढ़ रहे हैं. हम थोड़ा सा यही समझ लेते हैं, क्या सकास का संबंध जो है वह मध्य प्रदेश के साथ रहा है? बिल्कुल, सकास का संबंध जो है मध्य प्रदेश के साथ रहा है. और मेरे नजरिए से अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के इतिहास के कंटेक्स्ट में जितना इन्फ्लुएंस इनका रहा है सकास का, ना तो उतना इन्फ्लुएंस इंडो ग्रीक्स का है. पार्थियंस तो वैसे ही हटा दीजिए, कुशांस का भी हमें उतना इन्फ्लुएंस नजर नहीं आता है. रश्मि जी, प्रशांत जी, कंचन जी, आफरीन जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा है, रीजनल हिस्ट्री में और नेशनल हिस्ट्री में अगर हम डिफरेंस करना चाहते हैं तो रीजनल हिस्ट्री और नेशनल हिस्ट्री में डिफरेंस जो है इस फॉरेन इन्वेजन के आधार पर किया जा सकता है. पोस्ट मॉडर्न फॉरेन इन्वेजन जब हम नेशनल इंपॉर्टेंस से समझते हैं तो निश्चित तौर पर आप सभी छात्र छात्राएं जो ऑलरेडी इतिहास पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि कुशांस का इन्फ्लुएंस जो है वो अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है. ठीक है. और उसके बाद जाकर, बट व्हेन इट कम्स टू द मध्य प्रदेश हिस्ट्री, रीजनल हिस्ट्री में, तो रीजनल हिस्ट्री में सकास का इन्फ्लुएंस जो है यह बेहद है. सो राइट नाउ हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एंड यू पीपल कैन हियर मी आउट ओवर द सकास. क्या रिपीट करना है? रीम किसका किसका रीम रिपीट करना है बेटा? विधि किसका टेन्योर जो है वो रिपीट करना है? कैन यू प्लीज लेट मी नो. इनका इंडो ग्रीक्स का, एट द सेम टाइम सकास का, पार्थियंस का एज वेल एज कुशांस का.
कि इनका जो रेम है, इनका जो टेन्योर है वो बता दीजिए। यू वांट टू से सो? विधि जी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास ना इनके कंटेक्स्ट में जो टाइम पीरियड है, जैसे हम प्री हिस्ट्री की चर्चा करते हैं ना कि नो बिगिनिंग, everything is conclusive on the basis of the artifacts which we are having. Likewise, Indo-Greek, Sakas, Parthians, Kusans, ये कौन किसका सक्सेसर रहा है ये तो हम बता सकते हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आप चाहें कि डेमेट्रियस फर्स्ट का टाइम पीरियड बता दीजिए, तो आपने निश्चित तौर पे जानती हैं कि प्रोबेबली हम चर्चा करते हैं, प्रोबेबली क्या चर्चा करते हैं कि भाई वो सेकेंड सेंचुरी बीसी चल रही थी, जब 185 बीसी में क्या किया गया विधि जी, जब 185 बीसी में बृहद्रथ का असैसिनेशन किया गया पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से। तो जब पुष्यमित्र शुंग ने शासन करना स्टार्ट किया, तो उसके बाद जाकर हमें क्या नजर आया, तो उसके बाद जाकर जो है वह हमें नजर आया कौन, बोले सर तब जाकर हमें डेमेट्रियस जो है फर्स्ट वह नजर आया था, क्योंकि हमारे पास कंक्लूजन्स, हमारे पास फैक्ट्स किसके कंटेक्स्ट में कि हाँ भाई पुष्यमित्र शुंग ने अटैक रिपल्स किया था, किसका अटैक रिपल्स किया था, बोले सर डेमेट्रियस फर्स्ट का। तो एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ हम कंटेम्पररी बेसिस पर यह कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का कंटेम्पररी जो रहा है वह डेमेट्रियस फर्स्ट रहा है। और पुष्यमित्र शुंग का टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो 185 बीसी से स्टार्ट हो रहा है, which means late second century. Vidhi, am I very clear to you with the very same? You can let me know so that right now I can head forward to the next one. कौन किसके बाद आया है ये तो हमारे पास है, लेकिन एग्जैक्ट कब आया है तो हम ये नहीं कह सकते। जैसे हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में चर्चा करते हैं, हम महमूद अफ गजनी के बारे में चर्चा करते हैं, हम मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करते हैं, तो उस तरीके का हमारे पास कोई ट्रेस नहीं है। Coming back to the Sakas right now, and you people can hear me out over the Sakas. तो अब हम सकास पर चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले तो एक शब्द और सुन लीजिए भाई, राधा जी, ज्योति जी, नैन्सी जी और सभी छात्र छात्राएं, हम एक शब्द का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये चूंकि क्या है, जिस रीजन में रहते थे ना उस, जैसे हमारे यहाँ ना इंडिया है, तो हमारे इंडिया में हमें क्या नजर आता है, स्टेट्स नजर आते हैं कंचन जी, ठीक है। हम टेरिटरीज जो है वो टेरिटरीज को कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, बोले सर टेरिटरीज को रिकॉग्नाइज किया गया है स्टेट टेरिटरी में, ठीक है, उसके बाद जाकर यूनियन टेरिटरी में, और उसके बाद जाकर एक्वायर्ड टेरिटरी में। उम्मीद है आप सभी छात्र छात्राओं के पास जानकारी है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि मैं किस आर्टिकल की बात कर रहा हूं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टेरिटरीज ऑफ द कंट्रीज हैड बीन डिवाइडेड इनटू दिस, द स्टेट टेरिटरी, द यूनियन टेरिटरी और द एक्वायर्ड टेरिटरी। तो हम आर्टिकल नंबर 1 की चर्चा कर रहे हैं कि सर आर्टिकल नंबर 1 में क्या किया गया है, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तो लाइकवाइज बेटा हमें ये समझना है कि सकास ने जिस रीजन पर होल्ड किया है उस रीजन को हम क्षत्रप के नाम से कंसीडर करते थे। किसके नाम से कंसीडर करते थे, क्षत्रप के नाम से कंसीडर करते थे। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन दोज हु आर कनेक्टिंग हियर, यू पीपल कैन लेट मी नो। ये सबसे जरूरी है आपके दिमाग में क्लियर होना। तो इन्होंने किस सिस्टम को जनरेट कर दिया, राधा जी, रश्मि जी, ज्योति जी, गिरिराज जी, विधि जी, लक्ष्मी जी, तो इन्होंने, आफरीन जी, इन्होंने क्षत्रप सिस्टम की शुरुआत की है। किस सिस्टम की शुरुआत की है, क्षत्रप सिस्टम की। और हमारा मध्य प्रदेश वाला रीजन, गुजरात वाला रीजन, ये कौन सा रीजन है, तो बोले सर ये वेस्टर्न रीजन है। कौन सा रीजन है, बोले वेस्टर्न रीजन है। मतलब कई बार हम इन्हें क्या कंसीडर करते हैं, तो कई बार इन्हें हम वेस्टर्न क्षत्रप के नाम से कंसीडर करते हैं। उम्मीद है मैं आपको स्पष्ट हूं। कुछ बेसिक से पॉइंट भी है, जरूरी है। जैसे हम ना एक इंग्लिश का चैप्टर या किसी भी, व्हेन वी वर इन द स्कूल सब, तो वो जो एकेडमिक्स समय में जब हम थे, तो एकेडमिक्स में एक हमारे पास ग्लॉसरी होती थी, और ग्लॉसरी क्या करती थी, बोली सर हेल्प करती थी हमें चैप्टर को समझने में। तो बस ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन इंपॉर्टेंट टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होना बेहद आवश्यक है। अब मैं मेरे सेशन की शुरुआत करूंगा सकास को लेकर, सो प्लीज मेक श्योर कि मुझे सुनने का प्रयास करिएगा। The Sakas, before their entry into the India, they lived a considerable period of time in the Iranian Sakastan, and primarily it were the Sakas of the eastern Iran who occupied the western part of the northern India. आफरीन जी, कंचन जी, विधि जी, प्रशांत जी, आशुतोष जी, देवांश जी, हरिओम और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, ये कहां से आए हैं, तो बोले सर ये ईरान से आए हैं, ईस्टर्न ईरान से आए हैं। The Sakas first of all settled down in the lower valley of river Indus,
द एरिया विच वॉज कॉल्ड एज सकद्वीप एट दैट टाइम बेटा, और ये कहां बसना स्टार्ट हुए, तो बोले सर वही पंजाब वाले रीजन, इंडस वाले रीजन में, सिंध वाले रीजन में। इसे किस नाम से कंसिडर किया जा रहा था? बोले सबसे पहले जब ये इस रीजन में बसी हैं तो इस रीजन को हमने किस नाम से कंसिडर किया? तो इस रीजन को हमने सकद्वीप के नाम से कंसिडर किया। ठीक है, मेरे पास ना सवाल है आफरीन जी के लिए, और मैं चाहता हूं कि आफरीन जी तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। मेरा सवाल है राधा जी से, तो मैं चाहता हूं कि राधा जी तक मेरी आवाज जो है वह पहुंचनी चाहिए। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मुझे जल्दी से एक बार बता दीजिए कि हाँ, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। राधा जी और आफरीन जी, उम्मीद है मेरी आवाज पहुंच रही होगी आप तक। चलिए, राधा जी तक, आफरीन जी तक मेरी आवाज पहुंची। मैंने ना एक टर्म का इस्तेमाल किया था कि हमने ना कुछ अभिलेख पढ़े हुए हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसी प्लेसेस पढ़ी हुई हैं जिनमें हमने एक जम्मू द्वीप का इस्तेमाल किया हुआ था। एक टर्म था जम्बू द्वीप। तो वो जम्बू द्वीप शब्द का इस्तेमाल हमने किस इंस्क्रिप्शन में किया हुआ है, मैंने आपकी मदद कर दी है। So you guys can put forward your hands together for the Afrin. He had started the correct answer. बोले सर गुर्जरा इंस्क्रिप्शन दतिया से, मध्य प्रदेश से जो हमें मिला है, उसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसे जम्बू द्वीप के नाम से कंसिडर किया गया है। ऐसे ही अब हमें क्या नजर आ रहा है? तो बोले सर जब हम इनको देख रहे हैं, किनको? बोले सकास को। तो सक जिस रीजन में रह रहे हैं उस रीजन को सक द्वीप के नाम से कंसिडर किया जा रहा है। और फिर इंडस वाले रीजन से पेनिट्रेट करना स्टार्ट हुए हैं, दे स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। और इन्होंने भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया? बोले बसना स्टार्ट किया। एक पंजाब छत्रप हो गया, एक मथुरा छत्रप हो गया बेटा, एक ये उज्जैनी छत्रप हो गया, एक ये नासिक छत्रप हो गया। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग हियर? यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको पूरी तरह से क्लियर हूं बेटा इसके साथ। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दें। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब हम तो चूंकि मध्य प्रदेश के साथ संबंधित हैं, तो मध्य प्रदेश में ये जो उज्जैन छत्रप था, ध्यान से समझिएगा, उज्जैन एक प्रोविंस की तरह काम कर रहा है। जैसे आज मध्य प्रदेश स्टेट है देवांश, ऐसे उस समय में उज्जैन जो था वह छत्रप था। तो इंडियन हिस्ट्री में हम इसे वेस्टर्न छत्रप कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन अभी मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं तो हम तो चूंकि मध्य प्रदेश से ही संबंधित हैं और हम उज्जैन को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अब हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर यहाँ जो डायनेस्टी स्टैब्लिश करी गई, इस डायनेस्टी को किस नाम से कंसीडर किया जाता है? तो इस डायनेस्टी को बृहदमुखास डायनेस्टी के नाम से या कर्दमक डायनेस्टी के नाम से कंसीडर किया जाता है। एम आई अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं। सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए भाई कि ये जो उज्जैन से डायनेस्टी शासन कर रही है, इस डायनेस्टी को हम किस नाम से कंसीडर कर रहे हैं? तो बोले सर बृहदमुखास डायनेस्टी के नाम से कंसीडर कर रहे हैं या कर्दमक डायनेस्टी के नाम से कंसीडर कर रहे हैं। और आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं? बोले सर जैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी इसके पहले कौन थे? बोले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी थे, आप सबके मामा। और अभी कौन नजर आ रहे हैं? बोले मोहन यादव जी। तो ऐसे उज्जैन छत्रप में, उज्जैन प्रोविंस में कौन सी डायनेस्टी शासन कर रही है? बोले सर कर्दमक डायनेस्टी शासन कर रही है। इसके पहले किसका शासन रहा था बेटा? तो हमने मौर्यों का शासन देखा था। हमने सबसे पहले शिशुनाग का कंट्रोल देखा था। उम्मीद है आपको याद होगा कि उज्जैन जो है, अवंती जो है, वह हमारा एक महाजनपद हुआ करता था। और महाजनपद के बाद जाकर शिशुनाग ने उस पर्टिकुलर समय में चंद प्रद्योत डायनेस्टी, वहां से चंद्र वहां से शासन कर रहे थे प्रद्योत डायनेस्टी से। फिर हमने देखा कि शिशुनाग ने उस रीजन को कैप्चर कर लिया, एनेक्स कर लिया। फिर हमने देखा कि महापद्मानंद के समय पे पूरा मध्य प्रदेश उनके पास चला गया। फिर हमने देखा कि मौर्य शासन कर रहे थे। अब आशुतोष जी, पूर्णिमा जी, गिरिराज जी और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, अब कौन शासन कर रहा है? तो बोले सर अब यहां से बृहदमुखास डायनेस्टी जो है वह शासन कर रही है। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसे बृहदमुखास और कर्दमक डायनेस्टी के नाम से भी क्या किया जाता है? बोले कंसिडर किया जाता है। A new dynasty called as Brahmukas or Kadmak dynasty
which was established by a छात्रा whose name was कस्टाना। किसके माध्यम से एस्टैब्लिश किया गया था? बोले कस्टाना या सस्टाना के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी बेटा। अब विधि जो आप मुझसे सवाल पूछ रही थी ना कि सर वो ड्रीम बता दीजिए इनका, ये बड़ा कठिन सवाल था क्योंकि इसका कोई आंसर ही नहीं है। आज तक हिस्ट्री में कई बार टाइम को लेकर बड़ी डिबेट्स रही हैं। देखिए जब हम कस्टाना की बात कर रहे हैं, ब्रह्ममुखास की बात कर रहे हैं, डेट ऑफ कस्टाना इज नॉट सर्टेन, बट मैनी बिलीव हिज रीम स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 78 BC, thus making him the founder of the Sak era। और आप समझ रहे हैं, देखो आपको ना एक पॉइंट याद होगा, मुझे बड़ी अच्छी मतलब उम्मीद है कि आप में से कई सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री मुझसे पढ़ी हुई है, और अधिकांशतर आप में से ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री मुझसे पढ़ी है। 78 BC में हम चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं? बोले सर हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर सक एरा जो है वह नजर आ रहा है। Am I very clear to all the person those who are connecting here? People can let me know। हालांकि वो 78 AD कुशांस के समय की हम चर्चा कर रहे हैं। 78 AD में कनिष्क जब आया तो कनिष्क ने किसका एक नई शुरुआत की, एक नए कैलेंडर की स्थापना की, जैसे हम सकेरा की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ अच्छा कनिष्क का कंटेम्प्रेरी इसे माना जाता है, कनिष्क जो है उसका कंटेम्प्रेरी जो है इसे कंसीडर किया जा रहा है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन में ये बीसी की जगह पर यहाँ एडी लिखने जा रहा हूं। प्लीज बी वेरी क्लियर कि आप यहाँ बिल्कुल एडी स्पष्ट तौर पर लिख लीजिएगा। कस्टाना वाज क्षत्रप ऑफ उज्जैन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। वह कहां का क्षत्रप रहा? बोले उज्जैन का। और बोले सर वो कनिष्क को हम मानते हैं कि कनिष्क ने क्या किया है 78 एडी में, 78 एडी में शक संवत जो है, शक एरा जो है इसकी शुरुआत की है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ये जो है उज्जैन से शासन कर रहा है, कनिष्क जो है वह हमें उत्तर प्रदेश वाले रीजन में नजर आ रहे हैं। इट माइट बी पॉसिबल आफरीन जी, पूर्णिमा जी, गिरिराज जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं कि ये कस्टाना और इसके बीच में संबंध रहे हो, मैत्रीय, ये यहाँ पहुंचा हो मथुरा तो इसका एक स्टैचू बनवाया गया हो, और यहीं से 78 AD में किसकी शुरुआत रही हो? बोले सर यहाँ से कनिष्क ने इस स्टैच्यू के एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाकर सकेरा की शुरुआत करी हो। Am I very clear to all the person those who are connecting here with the conclusion as well कि ऐसा संभव है? क्यों? क्योंकि a statue of him found in Mathura together with the statue of Kusan king Kanishka bearing the name Sastana is often attributed to the Kastana। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि भाई यहाँ से क्या हो रहा है। बोले सर यहाँ से एक शक एरा की शुरुआत हो रही है, हमारी मित्रता की संबंधों की शुरुआत हो रही है, और हमारी मित्रता के प्रतीक क्या है? तो बोले सर एक ये वाला स्टैच्यू और एक ये वाला स्टैच्यू जो है रश्मि जी, दादा जी, ये दोनों जो है वह मित्रता के स्टैच्यू है हमारे। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं। अब जब इस डायनेस्टी के सबसे प्रोमिनेंट राजा की जब आप चर्चा करते हैं, Rudradaman first, he was the grandson of the Kastana and he took the title of the Mahakshatrap। आप समझ रहे हो सबसे पावरफुल होने का दावा कर रहा है कौन सा व्यक्ति? सबसे पावरफुल होने का दावा कर रहा है तो बोले सर ये रुद्रदमन फर्स्ट जो है वह सबसे पावरफुल होने का दावा कर रहा है। ये अपने आप को क्या कह रहा है? बोले सर मैं महाक्षत्रप हूं, ग्रेट क्षत्रप, एंड डिफेंडेड हिज किंगडम फ्रॉम दी सातवाहन। और इसने कई बार अपने किंगडम की सुरक्षा की है, किससे? बोले सर ये जो यहाँ शासन कर रहे थे सातवाहन, इनसे। द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दी रुद्रदमन एंड दी सातवाहन्स बिकेम सो ग्रोलिंग। समय के साथ साथ राधा जी, आफरीन जी, तनीषा जी और हमारे सभी दूसरी छात्र छात्राएं, ये जो रुद्रदमन है और ये हमारे जो सातवाहन के शासक थे, सतकर्णी फर्स्ट, गौतमी पुत्र सतकर्णी, श्री पुलम्बी, यजन श्री पुलम्बी, इनके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम संबंध कैसे होते चले गए? बोले सर ग्रुएल मतलब डिटेरियोरेट होते चले गए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? दैट इन ऑर्डर टू कंटेन द कॉन्फ्लिक्ट, दादाजी इस तरीके के हालात हो गए कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया गया? तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आफरीन एक मैट्रिमोनियल रिलेशन जो है वह स्थापित किया गया। A matrimonial relationship was concluded by giving Rudradaman's daughter to the सातवाहन king वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। क्या कर दिया गया? बोले विवाह कर दिया गया।
रुद्रदमन की जो लड़की है उसका विवाह किससे? बोले वशिष्ठ पुत्र श्री सतकर्णी जो है इनके साथ इनका विवाह कर दिया गया। और अब यहां से हमें क्या नजर आ रहा है? तो हमें यहां से ये जो वैवाहिक संबंध है वो वैवाहिक संबंध स्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। The inscriptions relating to the marriage between the Rudradaman's daughter and Vasishthaputra Satkarni appears in a cave which is named as Kanheri। तो बोले सर कन्हेरी का इंस्क्रिप्शन है, और कन्हेरी का इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताता है? बोले सर इसी मैट्रिमोनियल अलायंस के बारे में बताता है। Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know। जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मैं आपको क्लियर हूं बेटा इसके साथ। The Kshatrap dynasty seems to have reached high level of the prosperity under the rule of the Rudrasen second, 19th ruler of the Kshatrap। विधि जी, स्नेहा जी, कंचन जी, पूर्णिमा जी, कीर्ति जी, राधा जी, रश्मि जी, both the Nancy's, both the Salnis and all other individuals those who are connecting बेटा, ऐसा माना जाता है कि यह डायनेस्टी अपने जैनत पर पहुंची। किसके समय पर जैनत पर पहुंची? तो रुद्रसेन सेकंड जो है, तो रुद्रसेन सेकंड के समय पर यह जैनत पर पहुंची बेटा। और फिर आफरीन सालनी, कई बार सीधा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है कि इस डायनेस्टी का आखिरी शासक जो है लास्ट कौन है? सो वी मस्ट बी थरोली क्लियर, रुद्रसिम्हा थर्ड जो है seems to have been the last of the western Kshatrap who was assassinated by Chandragupta II। गुप्ता डायनेस्टी के राजा चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया? बोले सर रुद्रसेन सेकंड का हत्या कर दी और एक नए टाइटल को एक्सेप्ट किया, जिस टाइटल को हम सकारी के नाम से कंसीडर करते हैं। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, विक्रमादित्य का टाइटल जो है वो एक्सेप्ट किया। तो बन जाते हैं क्वेश्चंस कई बार, और आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बेटा। ये ज्योति जी, गिरिराज जी, पूर्णिमा जी, कीर्ति जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछ ले जाता है कि बताइए लास्ट फ्रॉम द वेस्टर्न Kshatrap। So Kanchan, we must be thoroughly clear. Rudrasimha III was the last from the Western Kshatrap who has been assassinated by Chandragupta II, the ruler of the Gupta dynasty. And after defeating him, he took the title of the Vikramaditya as well as what? As well as the Sakari। तो ये हमारी बृहमुखास डायनेस्टी हो गई थी। अब हम छरठ डायनेस्टी की ओर बढ़ रहे हैं, और छरठ डायनेस्टी कहां के साथ संबंधित है बेटा? तो देखो अभी मैंने आपसे कहा था, शालिनी त्रिपाठी जी, शालिनी जी, नैन्सी जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, मैंने कहा कि शक द्वीप से, प्रशांत बेटा, शक द्वीप से ये यहाँ पंजाब पहुंचे हैं। राधा जी मैं लिख देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा। Chandragupta II, who was assassinated by Chandragupta II, and after assassination he took the title of Vikramaditya and Sakari। Am I very clear to you Radha with the same? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं बेटा। So that I can head forward to the next, ताकि हम आगे बढ़ सके बेटा और हम चर्चा कर सके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अब अभी मैंने कहा कि शक्द्वीप में रह रहे थे बेटा ज्योति, इनिशियल बेसिस पे पंजाब में पहुंचे, फिर मथुरा में पहुंचे, फिर यहाँ कहाँ पहुंचे? बोले सर यहाँ हमारे उज्जैन में पहुंचे, और विधि लास्ट में जाकर ये नासिक भी पहुंच रहे। तो नासिक वाली जो डायनेस्टी है इसे छरहट डायनेस्टी के नाम से कंसिडर किया जाता है। किस डायनेस्टी से? छरहट डायनेस्टी। मोहिनी, वेस्टर्न Kshatrap are thought to have started with short-lived Chharat dynasty in the Deccan as well, also called as Charhat or Khakrat, depending on the sources। जैसे जैसे sources मिलते जाते हैं अलग अलग तरीके से इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वह बदलता रहता है बेटा। अब हमें नासिक इंस्क्रिप्शन जो है श्री पुलंभी का, इट मेंशंस दी Charat Vatsa or Charat dynasty as the name of this particular dynasty। तो उन्होंने क्या किया? बोले सर सातवाहन डायनेस्टी से श्री पुलंभी का एक इंस्क्रिप्शन है नासिक से, और वह इसे कैसे मेंशन कर रहे हैं? तो वह इसे मेंशन कर रहे हैं काकार वत्स के नाम से इसे मेंशन कर रहे हैं, और छरट के नाम से इसे मेंशन कर रहे हैं।
लेकिन हमारे दिमाग में होना क्या चाहिए कि सर हमसे पेपर क्या पूछेगा, वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। एक तो बेटा पेपर आपसे यही पूछेगा, रश्मि जी, राधा जी और हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्र हैं, कि बताइए नासिक से जो डायनेस्टी शासन कर रही थी उसका नाम क्या है, तो छरट। और उज्जैन से जो डायनेस्टी शासन कर रही थी उसका नाम क्या है, तो ब्रह्ममुखास या फिर कर्दमक डायनेस्टी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ब्रह्ममुखास डायनेस्टी में हमने कई सारे राजाओं को डिस्कस किया, लेकिन जब हम छरट डायनेस्टी की बात करते हैं तो छरट डायनेस्टी में हमें एक राजा को याद रखना है, और यह है राजा हमारा नहपान। किस राजा को याद रखना है, तो बोले सर नहपान को याद रखना है बेटा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद है तो हमने तो जीपीएस के बारे में पढ़ा हुआ था, हमने गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में पढ़ा था। किस डायनेस्टी से, बोले सर इस डायनेस्टी से, सातवाहन डायनेस्टी से। उम्मीद है आपको याद होगा। और जीपीएस ने किसको हराया, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने इस नहपान को क्या कर दिया था, बोले सर मार दिया था। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम, यू पीपल कैन लेट मी नो। रिपीट कर दूं नैन्सी जी। नैन्सी जी देखो पॉसिबल क्वेश्चन क्या होगा बेटा, तो पॉसिबल क्वेश्चन जो होगा वह हमसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के उज्जैन से जो डायनेस्टी शासन कर रही थी उसका नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा ब्रह्ममुखास डायनेस्टी या कर्दमक डायनेस्टी। ऐसे नासिक के कंटेक्स्ट में पूछा जाएगा तो छरट डायनेस्टी। अब हमने ब्रह्ममुखास डायनेस्टी में कस्टाना को डिस्कस किया, रुद्रसेन फर्स्ट को डिस्कस किया, रुद्रसिम्हा सेकंड को डिस्कस किया और रुद्रसिम्हा थर्ड को डिस्कस किया। लाइकवाइज जब हम छरट डायनेस्टी की बात करते हैं नैन्सी जी, तो इसमें एक राजा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम नहपान के नाम से कंसिडर करते हैं। अब नासिक की चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र की चर्चा कर रहे हैं, मतलब तो महाराष्ट्र में एक डायनेस्टी शासन कर रही थी, हमने कल ही पढ़ा हुआ था, जिसे सातवाहन डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है बेटा। तो सातवाहन डायनेस्टी के एक राजा है गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या कर दिया, बोले नहपान की हत्या कर दी, और इस तरीके से छरट डायनेस्टी का एंड हो जाता है। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम, यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आपको पूरी इस स्टोरी के साथ, प्रशांत जी, कंचन जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं आपको क्लियर हो। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नहपान, क्योंकि जब हम चर्चा कर रहे हैं अर्लीस्ट क्षत्रप छरट फॉर whom there is evidence was अभिरक। अभिरक इसी डायनेस्टी के साथ संबंधित है ज्योति जी। whose rare coins are known, बहुत कम कॉइन्स जाने जाते हैं जिसके बारे में। he was succeeded by भूमक, इसका सक्सेशन भूमक के माध्यम से हुआ। और भूमक कौन है, ही वॉज द फादर ऑफ नेपान। सो बेसिकली भूमक का सक्सेशन किसके माध्यम से हो रहा है, तो बोले सर भूमक का सक्सेशन नहपान के माध्यम से हो रहा है। नेपान वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर। ही ऑक्यूपाइड पोर्शंस ऑफ सातवाहन एम्पायर इन द वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। नहपान हैड आल्सो स्वे ओवर द मालवा रीजन। ज्योति जी आप समझ रहे हैं, गिरिराज जी, आफरीन जी, प्रशांत जी, कंचन जी और सभी छात्र छात्राएं, देवांश बेटा, कि नहपान का दबदबा जो है वह मालवा रीजन तक है। इवन इसके कॉइन्स जो है वह शिवपुरी से डिस्कवर करे गए। बाकी तो फिर आप समझदार हैं कि भाई जब जब कोई मध्य प्रदेश से संबंध आ रहा है इसका मतलब है वो पॉसिबल क्वेश्चन है अपने आप में, कि बताइए इनमें से कौन सा वह राजा है जिस राजा के कॉइन्स जो है वह हमें शिवपुरी से नजर आए हैं, अर्थात मिनी शिमला से नजर आए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो बोले सर छरट डायनेस्टी का राजा नहपान जो है उसके कॉइन्स हमें शिवपुरी से नजर आए हैं। नहपान was defeated by powerful सातवाहन किंग गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ड्रोव सकास फ्रॉम द मालवा एज वेल एज द वेस्टर्न महाराष्ट्र, और मालवा से और वेस्टर्न महाराष्ट्र से, नासिक से उन्हें भगा दिया। किसने भगा दिया, तो बोले सर ये गौतमीपुत्र सतकर्णी ने भगा दिया। उम्मीद है मैं आपको पूरी तरह से क्लियर हूं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं, ताकि हम आगे बढ़ सकें और हम हमारी अगली चर्चा जो है वह किसके कंटेक्स्ट में कर सकें, कुशांस के कंटेक्स्ट में। अब मोहिनी जी के मन में सवाल आया है, शालिनी जी, राधा जी, कीर्ति जी के मन में सवाल आया, बोले सर व्हाट अबाउट द पार्थियंस। आपने तो यह भी कहा था कि सर पार्थियंस का भी इन्वेजन है। हाँ, शिवपुरी से जीपीएस के कॉइन्स भी मिले हैं, शिवपुरी से जीपीएस के कॉइन्स भी मिले हैं। बिल्कुल आफरीन जी। सो हेडिंग फॉरवर्ड टू द राइट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा।
अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? तो हम चर्चा कर रहे हैं कुषाण्स की। बोले सर सॉरी, पार्थियंस की। तो बोले पार्थियंस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं सर? अरे भाई, हमें ये समझना है कि ये जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था, वो पंजाब पाकिस्तान वाला, यहाँ इंडो ग्रीक्स आए, पेनिट्रेट कर गए भारत तक, मध्य प्रदेश तक पहुंच गए। सकास आए, ये भी मध्य प्रदेश तक पहुंच गए। लेकिन पार्थियंस जो है वो इसी वाले रीजन में क्या रहे हैं, सीमित रहे हैं। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? उनका कोई दबदबा, उनका कोई इंफ्लुएंस जो है वह हमें इस रीजन में नजर नहीं आ रहा। इस वजह से हम सीधे किस डायनेस्टी की ओर बढ़ रहे हैं? इस वजह से सीधे हम जो है वह कुषाण डायनेस्टी की ओर बढ़ रहे हैं। और जब हम कुषाण डायनेस्टी की चर्चा करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है विधि जी, लक्ष्मी जी, पूर्णिमा जी, कीर्ति जी, नैन्सी जी, ये समझ पाना कि कुषाण्स को ही टोचेरियंस के नाम से कंसीडर किया जाता है और कुषाण्स को ही यूचीज के नाम से कंसीडर किया जाता है। कहां से आए हैं सालनी बेटा ये? तो ये सेंट्रल एशिया से आए हैं, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, आया कौन है सबसे पहले कुषाण्स में? तो बोले सर, इनके जो फाउंडर हैं कुजुला कटपेसिस, फिर कुजुला कटपेसिस के बाद जाकर कुजुला कटपेसिस के बाद जाकर दूसरा जो है वह है वीमा कटपेसिस। वीमा कटपेसिस ये फाउंडर हैं, इस डायनेस्टी के नोन रूलर हैं हमारे पास। और फिर बीमा कटपेसिस का सक्सेसर जो है वह है कौन है? तो बोले सर वह है कनिष्क का। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बेहद क्लियर हूं बेटा? इनिशियली दे ऑक्यूपाइड नॉर्थ अफगानिस्तान रीजन, सेंट्रल एशिया से आकर नॉर्थ अफगानिस्तान पहुंचे और धीरे धीरे काबुल वैली में आए और फिर कहां आ गए? बोले गांधार वाले रीजन में आ गए। The Kusans basically originated from the western part of China and प्रशांत जी कह रहे रिपीट कर दीजिए। प्रशांत, जब हम इसके इंपॉर्टेंट राजाओं की बात करते हैं मेरे भाई, तो हमें सबसे पहले जो राजा नजर आता है वह कुजुला कटपेसिस नजर आता है। कुजुला कटपेसिस, द फाउंडर ऑफ द कुसान डायनेस्टी। उसका जो सक्सेसर है, इसका जो बेटा है, वह है बीमा कटपेसिस। अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो उस एंशिएंट हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। और बीमा कटपेसिस का जो सक्सेसर है वह कौन है? तो वह है कनिष्क। एम आई वेरी क्लियर टू प्रशांत? एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? यू कैन लेट मी नो। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, क्या मैं आपको क्लियर हूं बेटा इसके साथ, ताकि हम आगे बढ़ सकें। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि किस वाले रीजन से आए हैं। तो ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। और सेंट्रल एशिया में कहां से आए हैं? बोले सर ऐसा कंसीडर किया जाता है कि ये चाइना के साथ संबंधित है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना से आए हैं। फिर वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना से अफगानिस्तान पहुंचे, अफगानिस्तान से इधर काबुल वैली पहुंचे, फिर ये पंजाब वाले रीजन में आ गए। They were partially successful against Sakas, but they completely removed the Indo-Greeks from and Parthians from India better. अब प्रशांत, पूर्णिमा, कंचन, गिरिराज और सभी दूसरे छात्र छात्राएं, विधि जी खासकर, ये समझना है हमें इस पॉइंट पर कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन था सर, यहां से इन्होंने इंडो ग्रीक्स को उखाड़ के फेंक दिया, इन्होंने यहां से पार्थियंस को उखाड़ कर फेंक दिया। कुछ सफलता जो है इन्हें वह सकास के हाथ के अगेंस्ट भी लगी। लेकिन हमें ये समझना है कि जब ये भारत में एंटर कर रहे हैं, मथुरा पहुंच रहा है, तो उस पर्टिकुलर समय में कस्टाना जो है या सस्ताना जो है वह उज्जैन वाले रीजन में बृहदमुखास डायनेस्टी का फाउंडेशन कर चुका है। अंडरस्टूड टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम? यू पीपल कैन लेट मी नो। मतलब कस्टाना जो सकास का फाउंडर है और वेस्टर्न क्षत्रप का फाउंडर है, और कुषाण जो इधर इंडिया में पेनिट्रेट कर रहे हैं, एक दूसरे के कंटेम्पररी हैं। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। अब चूंकि मध्य प्रदेश से चर्चा करनी है भैया हमारा, तो इंडियन वाली हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे वहां पढ़ लेंगे। तो मध्य प्रदेश से हमें क्या नजर आया? बोलिए, इन मध्य प्रदेश कुषाण's presence can be observed in terms of continuous struggle against Sakas। लगातार संघर्ष रहा है, किसके अगेंस्ट? बोले सर सकास के अगेंस्ट। कॉइन्स ऑफ कुषाण रूलर बीमा कटपेसिस, ये है बीमा कटपेसिस। इसके कॉइन्स कहां से मिले हैं? इसके कॉइन्स विदिशा से मिले हैं, बेस नगर। और प्रशांत जी, कंचन जी, रश्मि जी,
पूर्णिमा जी, लक्ष्मी जी, गिरिराज जी, आशुतोष जी, शालिनी जी, देवांश जी और हमारे सभी छात्र छात्राएं, बीमा कैटफिशिस के कॉइन पर हमें त्रिशूल जो है, तो इस त्रिशूल की पिक्चर नजर आती थी। एम आई वेरी क्लियर? और इसी वजह से कई बार इसे महेश्वर के नाम से भी कंसीडर किया गया है। ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए सभी छात्र छात्राओं के बेटा। और बीमा कैटफिशिस के कॉइन मध्य प्रदेश से कहां से मिल रहे हैं? तो बोले विदिशा से मिल रहे हैं। कनिष्क और हुबिस्के के कॉइन्स कहां से मिल रहे हैं? तो बोले सर कनिष्क और हुबिस्के के कॉइन्स जो है वो शहडोल और हरदा से मिल रहे हैं बेटा। एंड व्हेन इट कम्स टू द कुषाण किंग वासुदेव, तो वासुदेव के कॉइन कहां से मिल रहे हैं? बोले सर तेवार वाले रीजन से, जबलपुर वाले रीजन से मिल रहे हैं। एग्जैक्टली exactly. और इवन नैन्सी जी, जब हम भेड़ाघाट जबलपुर की चर्चा करते हैं, टू इंस्क्रिप्शंस ऑफ द गौतम बुद्धा वर रिकवर्ड कंटेम्पररी टू द कुषाण्स। हमें बेड़ाघाट जबलपुर से दो इंस्क्रिप्शंस नजर आए हैं जो बुद्ध जीवन के साथ एसोसिएटेड हैं, जो बुद्ध के साथ एसोसिएटेड हैं। ऐसा माना जाता है कि ये कनिष्क के समय के कंटेम्पररी हैं, वेरी क्लियर टू ऑल द पर्सन विद द वेरी सेम। तो हम ये जो फॉरेन इन्वेजन इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद है कि मैं इस पूरे फॉरेन इन्वेजन के साथ आप सभी छात्र छात्राओं को, देवांश जी, आशुतोष जी, पूर्णिमा जी, मोहिनी जी, नैन्सी जी, राधा जी, लक्ष्मी जी, प्रशांत जी, गिरिराज, कंचन, शालिनी, स्नेहा, विधि, क्षमा, ज्योति, शालिनी, अंशिका, रश्मि जी, आफरीन, तनीषा, आप सभी को स्पष्ट हो। तो हम इसके आगे की चर्चाएं जो है, अब लोकल डायनेस्टीज पर चर्चा करनी है, फिर लोकल डायनेस्टीज के बाद गुप्ता पीरियड पर चर्चा करनी है। तो इसे हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लास्ट स्लाइड का लास्ट पॉइंट बता दूं राधा जी, जब हम जबलपुर वाले रीजन में, भेड़ाघाट वाले रीजन में हमें कुछ इंस्क्रिप्शंस नजर आए हैं बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड है, तो ऐसा माना जाता है कि ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो है कुषाण के कंटेम्पररी रहे हैं, कुषाण डायनेस्टी के कंटेम्पररी, राजा कनिष्क के कंटेम्पररी रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, अपने नियर वंस लव्ड वंस को जरूर बताएं कि हम सेपरेट बैचेस भी लेकर चल रहे हैं। हम 11 तारीख से पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, उस पर हमें ज्वाइन किया जा सकता है, हमें हिस्ट्री पर ज्वाइन किया जा सकता है, हमें पूरे मध्य प्रदेश के जो पीसीएस के बैचेस हैं इस पर ज्वाइन किया जा सकता है। इवन बहुत जल्द मैं एक्सपांशन पर भी ध्यान देने वाला हूं। और हिंदी मीडियम का मेरा कोई अभी विचार नहीं है ऐसा, क्योंकि वो संघर्ष हो जाएगा अगर हिंदी मीडियम में मैं आऊंगा तो, और थोड़ा सा फिर समय और बहुत सारी चीजें हैक्टिक हो जाएंगे। लेकिन हम प्लेटफॉर्म को कुछ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, अरे मेरे भाई सबके लिए होगा, है ना, आपकी स्वेच्छा। मैंने क्या कहा, आपका, आप तो जब तक पढ़ना चाहेंगे हम तब तक पढ़ाने के लिए तैयार हैं आशुतोष जी। मैं तो पूरे 120 सेशंस आपको पढ़ाऊंगा, अब आपको वहां रहना है नहीं रहना है वो आपकी स्वेच्छा है। लेकिन सबसे पहले उस पॉलिटी में हम आपकी सिलेबस के हिसाब से प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो चीजें आपको वहां नहीं पढ़ाई, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं होंगी, वो हम बीपीएससी को भी लेके चलेंगे। तो मैं बहुत जल्दी हम एसएससी, क्योंकि आजकल ये एसएससी वाला जो दूसरे कॉम्पिटिशन्स हैं, एसएससी के लिए भी कुछ बैचेस जो हैं समय में आगे जाकर निश्चित तौर पर लेकर आने वाले अपने प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अभी हमारा फोकस तो क्या पीसीएस पर ही है, तो पीसीएस ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन एक आध महीने के अंदर कुछ एक्सपांशन जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन, प्लीज टेक केयर।